नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का। आज के इस एग्रीकल्चर करंट अफेयर सेशन में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि रिसेंटली भारतीय सरकार के द्वारा या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा हमारे संसद के अंदर इसको लेकर फोकस किया गया है कि किसानों तक उच्चतम गुणवत्ता के जो बीज और खाद है उनको सही समय पर उपलब्ध करवाया जाए, और वो भी बेहतर क्वालिटी के साथ। अब देखिए, आप सब लोग जानते हो सीड जो है वो एग्रीकल्चर में बेसिक यूनिट मानी जाती है। अगर सही बीज नहीं होगा तो हम क्वालिटेटिव प्रोडक्शन और क्वांटिटेटिव प्रोडक्शन की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो बीज आने वाले समय में एक अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगा और वहां से हम लोग अच्छी खासी उत्पादन भी निकाल पाएंगे। तो इसके लिए जरूरी होता है कि हमारा जो सीड है वो बेहतर क्वालिटी का हो और खाद भी किसानों को समय पर उपलब्ध हो पाए। क्योंकि बार बार आप लोगों ने बहुत सारी खबरें कई बार पढ़ी होंगी कि मार्केट के अंदर घटिया क्वालिटी के बीज के उपलब्ध होने के कारण किसान उतना उत्पादन नहीं कर पाए, या किसानों को बहुत सारी बीमारियों और कीटों का सामना करना पड़ा और उनका उत्पादन घटा और लागत भी बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से किसानों का कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है और किसानों को मजबूर होना पड़ रहा है फांसी लेने के लिए या फिर बहुत ज्यादा अधिक कर्जा लेने के लिए। तो उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, वित्तीय स्थिति है, वो लगातार कमजोर होती जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ अगर उर्वरक सही समय पर उपलब्ध नहीं होगा तो उत्पादन भी नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि इनपुट यानी कि लागत के रूप में जो फर्टिलाइजर होता है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज हमारे भारतीय मिट्टी के अंदर खासकर ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के बाद उर्वरकों के ऊपर निर्भरता काफी हद तक बढ़ती चली जा रही है। तो जरूरत है कि यहां पर एक सही तरीके से सुनिश्चित या ये कह सकते हो सुनियोजित तरीके से फर्टिलाइजर्स के उपयोग को बढ़ाया जाए, ताकि आने वाले समय में केवल फर्टिलाइजर्स को ही हम प्रयोग ना करें बल्कि बायो फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स को भी आपका इंटीग्रेटेड फॉर्म के अंदर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। तो उसको एंश्योर करने के लिए भारतीय सरकार के द्वारा कुछ स्टेप लिए जा रहे हैं और उन स्टेप्स के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और ये भी बात करेंगे कि उन स्टेप्स का क्या इंपैक्ट पड़ सकता है हमारे एग्रीकल्चर यानी कि कृषि क्षेत्र के ऊपर। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा इस चीज को एंश्योर किया गया है कि आने वाले समय में जो बीज और फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक है उनको सही समय पर सीजन से पहले जरूरत के अनुसार उपलब्ध करवाया जाएगा। और वहां जो भी लोकल बॉडीज होंगी या स्टेट वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज जो आपकी बॉडीज हैं उनके साथ प्रॉपर मीटिंग के साथ यह सुनियोजित किया जाएगा कि वहां पर जो भी बीज की रिक्वायरमेंट है उसको टाइमली अवेलेबल करवाया जाए और साथ में उर्वरकों की जो उपलब्धता है वो भी समय पर हो सके। इसके साथ में सरकार ने यहां पर सबसे पहला स्टेप में फोकस किया है कि हम नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन और आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ऑयल सीड एंड राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इन तीन योजनाओं के माध्यम से सरकार ने इस चीज को फोकस करने की कोशिश की है कि बेहतरीन क्वालिटी जो बीज है या आपके अफोर्डेबल प्राइस के साथ साथ फाइनेंशियल असिस्टेंट किसानों को जो है प्रोवाइड करवाई जाए। इसके तहत सरकार ने कोशिश की है कि एक तो जो क्वालिटेटिव सीड है वो किसानों तक उपलब्ध हो, दूसरा नेशनल सीड रिजर्व यहां पर बनाया जा सके और आपका सीड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर बनाया जाए। क्योंकि सीड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की जरूरत क्यों है? क्योंकि अगर हम टाइमली आपका क्वालिटेटिव सीड को प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो उससे आपका गुणवत्ता के ऊपर या ये कह सकते हो जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। दूसरा, क्योंकि एक बेहतरीन जो बीज होता है वो बेहतर आपकी फसल को उत्पादित करता है, तो इसलिए जरूरी है कि हम क्वालिटेटिव सीड को प्रोड्यूस करें। और केवल सीड का प्रोडक्शन करना ही जरूरी नहीं है, उसके बाद यह भी जरूरी होता है, यह भी एंश्योर करना जरूरी होता है कि आने वाले समय में उस बीज में किसी प्रकार का कोई मिक्सचर ना हो पाए, किसी प्रकार की कोई अगर उसमें मिक्सचर हो पा रहा है तो उसको हम साफ करें, उसको रिमूव करें। क्योंकि अगर इंप्योरिटीज ज्यादा बढ़ती चली जाएंगी तो वहां से क्या होगी, उसकी क्वालिटी के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है और फिर अगेन उसका इंपैक्ट हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के ऊपर पड़ता है। फार्मर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना, डेमोन्स्ट्रेशन प्रोवाइड करवाना और साथ में किसानों को फ्री मिनी किट अवेलेबल करवाना हाई यील्डिंग वैरायटीज की पल्सेस और न्यूट्री सीरियल्स। देखो, आप लोग जानते होंगे कि जो पल्सेस और न्यूट्री सीरियल्स हैं ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, जो फसल विविधीकरण है उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि फसल का विविधीकरण समय पर किया जाए तो इसके लिए जरूरी है कि जो पल्सेस और न्यूट्रीशियल्स के जो सीड्स हैं वो किसानों तक बेहतर क्वालिटी के उपलब्ध हो पाए, जिससे उत्पादन भी बढ़ेगा, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन फोकस किया जाएगा और आने वाले समय में किसानों की जो इनकम है वो भी इंक्रीज होगी। और साथ में जो यहां पर फ्री मिनी सीड किट की बात की गई है तो उससे कहीं ना कहीं लागत जो है उसमें भी कमी देखने को मिलेगी, जो कि एक इंपॉर्टेंट स्टेप हो सकता है आपके अफोर्डेबल क्वालिटेटिव सीड को उपलब्ध करवाने का। इसके बाद में सेकंड आता है बीटी कॉटन को लेकर या बीटी कॉटन सीड को लेकर
लेकर सरकार के द्वारा क्या एंश्योर किया जा रहा है। तो सरकार ने यहां पर कॉटन सीड प्राइस कंट्रोल ऑर्डर को आपका जो है इसकी नोटिफाई किया है किसके अंडर में, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के तहत, जिसके तहत आपका बीटी कॉटन का जो मैक्सिमम सेलिंग प्राइस है उसको सरकार के द्वारा एंश्योर किया जाएगा कि उससे ऊपर किसान से आपका जो प्राइस है वो नहीं लिया जा सकता। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा प्राइवेट कंपनीज के द्वारा ज्यादातर आपका जो बीटी कॉटन सीड होता है वो उपलब्ध करवाया जाता है और उसके मनमाने दामों के ऊपर उस सीड को किसानों को बेचा जाता है, जिससे क्या होता है कई बार आपका क्वालिटेटिव सीड भी नहीं होता और दूसरी तरफ किसान की जो लागत होती है वो काफी अधिक बढ़ जाती है और लागत बढ़ने से किसान का जो खर्चा है वो बढ़ने के कारण किसान उसको अफोर्ड नहीं कर पाता और उसका कर्जा भी लगातार बढ़ता चला जाता है। तो जरूरी है कि यहां पर इस प्रकार के स्टेप को लिया जाए। इसके साथ में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और सार्वजनिक संस्थानों के साथ मिलकर आपकी उनको वित्तीय सहायता प्रोवाइड करना ताकि उच्च उपज, जलवायु सहिष्णु और बायोफोर्टिफाइड किस्मों का विकास किया जा सके। क्योंकि अब जरूरत है यहां पर कि हमारे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है जो आपके यहां पर क्योंकि देखो एक चीज समझनी पड़ेगी कि सरकारी संस्थानों के द्वारा अगर बेहतर क्वालिटी के बीज को उपलब्ध करवाया जाएगा तो इससे एक तो हमारी जो डिपेंडेंसी होती है प्राइवेट सेक्टर के ऊपर वो कम हो जाती है और साथ में हमारे जो पब्लिक सेक्टर है उनको हम और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं और उससे जो भागीदारी होगी हमारे पब्लिक सेक्टर की उसको और ज्यादा बेहतर किया जा सकता है। जैसे गेहूं और चावल में आज भी हमारे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है उनका कह सकते हो कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे देश की हरित क्रांति में, उसी प्रकार से हम बीटी कॉटन, ये पल्सेस, सॉइल सीड्स उनको भी आपका आगे आने वाले समय के अंदर बेहतर तरीके से और ज्यादा बेहतर क्वालिटी के सीड प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, नई वेराइटीज को आपका जो है प्रोड्यूस किया जा सकता है। और साथ में आपकी अगर बात करते हैं तो पल्सेस और ऑयल सीड्स के लिए हम यहां पर बायोफोर्टिफाइड वेराइटीज जो किस्में हैं उनको भी आपका डेवलप किया जा सकता है और इसलिए जरूरी होता है कि इसके रेगुलेशन को लेकर यहां पर जो स्टेप लिया गया है बीटी कॉटन को लेकर या फिर बाकी जो आपकी अदर क्रॉप्स हैं उनको लेकर, तो वो जरूरी था और इसकी जरूरत को समझते हुए यहां पर सरकार ने कहा है कि हम इसके ऊपर काम करेंगे। लेकिन एक चीज यहां पर सरकार की जो मुझे कॉन्ट्राडिक्टरी लगती है उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन इसके बाद नेक्स्ट यहां पर सरकार के द्वारा फोकस किया जा रहा है कि फर्टिलाइजर अवेलेबिलिटी एंड प्राइसिंग, यानी कि सरकार के द्वारा आपके उर्वरक है उनको सही समय पर उपलब्ध करवाना और उनकी प्राइस यानी कि उनकी कीमतों को सही तरीके से डिसाइड करना ताकि उसका बोझ किसानों के ऊपर ना पड़े। तो सरकार ने यहां पर कोशिश की है कि फर्टिलाइजर जो रिक्वायरमेंट है यानी कि उर्वरकों की जो जरूरत है उसको हम असेस करेंगे ग्रोस क्रॉप एरिया के आधार पर, वहां पर इरिगेशन जो एरिया है उसके आधार पर, पास्ट कंजप्शन पिछले सालों में क्या वहां पर कंजप्शन रहा है फर्टिलाइजर्स का, और सॉइल का फर्टिलिटी स्टेटस क्या है यानी कि वहां पर जो उर्वरक क्षमता है मिट्टी की वो किस प्रकार से है। तो इनके आधार पर इसको इंश्योर किया जाएगा कि किसी भी क्षेत्र में कितना उर्वरक उपलब्ध करवाना है और कितना वहां पर हम लोग आने वाले समय में उर्वरक को डिक्रीज कर सकते हैं या आपकी उर्वरक की जो निर्भरता है उसको कम किया जा सकता है और किसानों की लागत को भी कम किया जा सकता है। क्योंकि जरूरत होती है आज के समय में केवल आपके सॉइल न्यूट्रिशन को आपके प्लांट के कॉन्टेक्स्ट में नहीं समझना है बल्कि सॉइल न्यूट्रिशन को हमारे एनवायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि हम जो अत्यधिक मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करते हैं इससे जल, हवा और पानी तीनों प्रदूषित होते हैं और उसका ओवरऑल इंपैक्ट हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम के ऊपर पड़ता है या इकोसिस्टम के ऊपर पड़ता है। तो जरूरत है कि हम एक एंश्योर और एक अच्छा स्टेप लें ताकि इससे हमारे आने वाले समय में फ्यूचर के ऊपर कोई इंपैक्ट ना पड़ सके। वहीं अगर हम बात करना चाहते हैं तो बताना चाहता हूं कि इन चीजों को फोकस में रखते हुए सरकार के द्वारा एंश्योर किया जा रहा है कि फर्टिलाइजर जो रिक्वायरमेंट है उसको आपका एंश्योर किया जा सके। साथ में यूरिया इज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट टू एंश्योर अफोर्डेबिलिटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन द फर्टिलाइजर्स, यानी कि यहां पर यूरिया को आपका जो अफोर्डेबल प्राइस में उपलब्ध करवाने के लिए सरकार के द्वारा जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स या ये कह सकते हो कि आपका जो है कम प्राइस में उपलब्ध करवाया जा रहा है ताकि किसान उसको अफोर्डेबल प्राइस के अंदर परचेज कर सके। लेकिन शायद आपको पता होगा इस बार सरकार ने यूरिया के बैग का साइज घटाकर 40 किलोग्राम का कर दिया है और उसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसको 36% कर दिया गया है 46% से घटाकर। इससे यहां पर कहीं ना कहीं और एक चीज इसमें और ऐड की गई है वो है आपका सल्फर को इसमें ऐड किया गया है। तो यहां क्या होगा कि जिस प्रकार से पहले किसान अपनी मर्जी से जितना मर्जी यूरिया यूज कर सकते थे वो कहीं ना कहीं उतना नहीं प्रयोग में ला पाएंगे। खासकर अब किसानों को समझाना बहुत जरूरी है कि जैसे आप लोग पिछली बार यूरिया का बैग का साइज कम होने
के कारण आपने यूरिया के जो बैग है उनको अमाउंट को बढ़ा दिया था कि पहले आप 2 बैग यूज करते थे तो अभी आपने 3 बैग यूज करना स्टार्ट कर दिया था या 2.5 यूज करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन इस बार ऐसा मत करिएगा क्योंकि इसमें सल्फर भी प्रेजेंट है और सल्फर का बहुत ज्यादा अत्यधिक प्रयोग हमारी जो सीरियल्स फसलें होती हैं, गेहूं और चावल जैसी फसलों के ऊपर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है, क्योंकि सल्फर जो है वो पल्सेस और ऑयलसीड्स के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। वैसे तो अगर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो उसमें आपका सल्फर एक इंपॉर्टेंट फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, लेकिन फिर भी उसकी अमाउंट अगर अत्यधिक बढ़ जाती है तो उसका नकारात्मक प्रभाव भी हमारी फसलों के ऊपर देखने को मिलता है। तो उससे आपके पत्तों में जो है पत्ते एक जलते हुए, जैसे आप ये कह सकते हो जलते मतलब ये नहीं कि आग लग जाती है, इट मींस कि वहां पर आपका जो लीफ होंगे उनके अंदर स्कॉर्चिंग टाइप आपके जो सिम्टम्स है वो देखने स्टार्ट हो जाएंगे। प्रॉपर आपका प्रोडक्शन के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, यील्ड उतनी नहीं बढ़ पाएगी और बाकी जो न्यूट्रिएंट्स है उनका भी एब्जॉर्प्शन कहीं ना कहीं कम हो सकता है। तो इसलिए उस कॉन्टेक्स्ट को समझना यहां पर जरूरी है। फिर बारी आती है जी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत किसानों के अकाउंट में पैसा नहीं आता है, आपके फर्टिलाइजर्स के बेस पर जो आपकी सब्सिडी दी जाती है उसमें याद रखना कि 100% फर्टिलाइजर सब्सिडी जो रिलीज की जाती है वो कंपनीज को की जाती है कि किसी भी कंपनी के द्वारा किसानों को एक्चुअल सेल कितनी की गई है, उसकी जो है कितनी यहां पर मार्केट के अंदर जो है आपका जो है बिक्री हुई है, और साथ में आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन के आधार पर इस चीज को एनालाइज किया जाता है और एंश्योर द टारगेट सब्सिडी नो डिनायल सप्लाई एट द सब्सिडाइज रेट। यानी कि यहां पर यह चीज एंश्योर किया जा रहा है कि किसानों को सही और उत्तम गुणवत्ता के साथ आपका उर्वरक जो है उपलब्ध हो पाए और टाइमली सप्लाई जो है उसको हम एंश्योर कर सकें। इसके अलावा सीड क्वालिटी रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ स्पूरियस सीड। क्या होता है कि कई बार आपके जो सीड को प्रोड्यूस किया जाता है तो उसके बाद प्राइवेट कंपनी जो सीड प्रोड्यूस करती है उसमें क्वालिटी में काफी कई बार गुणवत्ता में जो है यहां ये कह सकते हो कि क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होने के कारण हमेशा किसानों को सफर करना पड़ता है। तो उस चीज को एंश्योर करने के लिए सरकार के द्वारा क्वालिटी को कंट्रोल करना या क्वालिटी कंट्रोल को एंश्योर करने के लिए सीड एक्ट 1966, सीड रूल 1968 और सीड कंट्रोल ऑर्डर 1983 के तहत ये एंश्योर किया जा रहा है कि किसानों तक बेहतर और उत्तम गुणवत्ता के बीज जो है उपलब्ध हो सके। इसके साथ में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सीड इंस्पेक्टर को भी आपका अपॉइंट किया जा रहा है जो कि आपके सीड आउटलेट को इंस्पेक्ट करेगा, उनकी जांच करेगा, उनके सैंपल्स को जो है आपका ड्रॉ करेगा और साथ में अगर कोई सैंपल आपका ये लगता है कि उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी है तो उस लाइसेंस को भी कैंसिल किया जाएगा और साथ में स्टॉक को सीज कर लिया जाएगा एंड इश्यू स्टॉप सेल ऑर्डर, यानी कि जो आपका फर्दर यहां पर बिक्री है उसको कंप्लीटली जो है स्टॉप कर दिया जाएगा और फर्दर आपका जो भी वॉलेटर यानी कि जो उस कह सकते हो कि यहां पर रूल एंड रेगुलेशंस को ब्रेक कर रहे हैं उनके समक्ष या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई यहां पर की जाएगी, जो कि एक अच्छा स्टेप हो सकता है। लेकिन आज भी हमारे देश के अंदर ये जो आपके सीड हैं उनको लेकर हम क्वालिटी की जो बात करते हैं उसमें काफी समस्याएं देखने को मिलती है क्योंकि कई बार करप्ट सिस्टम होने के कारण, क्योंकि देखो मैं ये नहीं कहूं कि हर ऑफिसर करप्ट है लेकिन बहुत सारा करप्ट सिस्टम होने के कारण ये जो क्वालिटी ये कह सकते हो जो खराब बीज होते हैं वो मार्केट में उपलब्ध रहते हैं और उसकी वजह से किसानों का उसका जो भुगतान करना पड़ता है। वहीं पर अब जो है सरकार के द्वारा साथी पोर्टल के द्वारा, साथी पोर्टल की फुल फॉर्म कह सकते हो कि सीड ऑथेंटिकेशन ट्रेसेबिलिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री पोर्टल के माध्यम से ये एंश्योर करने की कोशिश की जा रही है कि जो बीज की सप्लाई है वो चेन टू चेन यानी कि यहां पर प्रॉपर आपका जो है उसकी एंश्योरिटी को एंश्योर करना, ये आपका साथी पोर्टल है जिसके माध्यम से ये कोशिश की जाएगी कि बीजों की जो सप्लाई है उस चेन को प्रॉपर ट्रेसेबिलिटी के माध्यम से पहुंचाया जाए, पारदर्शिता में वृद्धि की जाए, नकली और घटिया बीजों की रोकथाम की जाए और साथ में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को सख्त निगरानी हेतु नियमित एडवाइजरी जारी की जाती है। यानी कि अब यहां पर डिजिटल निगरानी की जाएगी आपके सीड की क्वालिटी, सीड की ट्रेसेबिलिटी और उसमें और ज्यादा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए इस चीज को एंश्योर किया जा रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। इसके साथ में सरकार के द्वारा आपके ऑर्गेनिक और बायो फर्टिलाइजर्स को भी प्रमोट करने के लिए फर्टिलाइजर कंट्रोल 1985 के तहत नोटिफाई किया गया है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर, डी ऑयल केक एंड ऑर्गेनिक कार्बन एनहेंसर एंड नैनो फर्टिलाइजर्स को। इसके साथ में इनको प्रमोट किया जा रहा है दो स्कीम के माध्यम से। पहली स्कीम है परंपरागत कृषि विकास योजना और दूसरी है जी मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इन दोनों ही प्रोग्राम या दोनों स्कीम के माध्यम से यह कोशिश की जा रही है कि किसानों के द्वारा ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का प्रयोग किया जाए, बायो फर्टिलाइजर्स का प्रयोग किया जाए, क्योंकि ये हमारी मिट्टी की गुणवत्ता को सुधार करते हैं और जो आपकी केमिकल नीड है या ये कह सकते हो जो हम लोग सिंथेटिक केमिकल्स का यूज करते हैं उसके ऊपर निर्भरता को कम कर दिया जाता है, जिससे आने वाले समय में एक तो हमारी जो मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरक क्षमता है वो बढ़ती है और साथ में जो हमारी निर्भरता है इन केमिकल्स के ऊपर वो भी डिक्रीज हो जाती
जाती है, क्योंकि इन केमिकल्स को यूज करने से आपका हवा, पानी और जल प्रदूषित तो होता ही है, साथ में लागत भी बढ़ती है। लेकिन अगर हम इनको प्रयोग में लाते हैं तो इससे हमारी मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरक क्षमता को वापस रीगेन किया जा सकता है, और जो मिट्टी की गुणवत्ता में लगातार आपका गिरावट देखने को मिल रही है उसको भी सुधार किया जा सकता है। तो एक अच्छा स्टेप है। इसके अलावा यहां पर कोशिश की जा रही है कि सपोर्ट द फार्मर्स टू प्रोडक्शन टू सर्टिफिकेशन एंड मार्केटिंग, फॉलो ए क्लस्टर बेस्ड अप्रोच एंड गिव प्रेफरेंस टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, cover aspirational district and aim to build sustainable organic value chain and enhance the income and implemented through the state and UT governments। यानी कि यहां पर क्या किया जा रहा है, इस चीज को एंश्योर किया जा रहा है कि इन स्कीम्स के माध्यम से, क्योंकि अब बायो फर्टिलाइजर या आपके जो ऑर्गेनिक मैन्योर वगैरह को यूज करके अगर कोई किसान फसल को उत्पादित करता है तो उसको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करवाना, उसके लिए यहां पर ये कोशिश करना कि एक क्लस्टर बेस्ड अप्रोच को फॉलो करते हुए उसके उत्पाद को मार्केटिंग में, या ये कह सकते हो मार्केटिंग में सहायता करना, साथ में ये भी कोशिश करना कि भाई जो आपके स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है उनको ज्यादा यहां पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि आपको पता है ज्यादातर किसान हमारे इंडिया के अंदर मोर देन 87% फार्मर स्मॉल एंड मार्जिनल हैं, छोटे और मंझले किसान हैं। तो जरूरत है कि हम उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दें, और साथ में इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है स्टेट और यूटी गवर्नमेंट के थ्रू। अब यहां पर बात करते हैं तो ट्रेडिशनल और इंडिजिनस वेराइटीज, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो पारंपरिक बीज है वो भी कुछ किसानों के द्वारा संभाल कर रखा जा रहा है, तो उसको यहां पर और ज्यादा पहचान दिलाने के लिए और ट्रेडिशनल और इंडिजिनस सीड वैरायटीज को ज्यादा सपोर्ट करने के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन के तहत 50% जो कॉस्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड की, उसके तहत असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है, सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है। सीड प्रोडक्शन इंसेंटिव यहां पर दिया जा रहा है 1000 रुपए प्रति क्विंटल के लिए, प्रति क्विंटल की दर से सीरियल्स और मिलेट्स के लिए, और 2000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से पल्सेस और ऑयलसीड के लिए। इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम और वन टाइम असिस्टेंस फॉर द 50 लाख ऑफ कम्युनिटी सीड बैंक। जो कम्युनिटी सीड बैंक है, अगर उनको मान के चलो सीड को संभाल कर रख रहा है और एक बड़े लेवल पे अगर काम कर रहा है लोकल बॉडीज के तहत, तो उसमें आपका 50 लाख रुपए तक का वन टाइम असिस्टेंस भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है, यानी कि वित्तीय सहायता यहां पर सरकार के द्वारा सुनियोजित की जा रही है, जो कि एक अच्छा स्टेप है, ताकि यहां पर किसान जो है इसको लेकर और ज्यादा बेहतर अग्रसर हो सके। इसके अलावा प्रोटेक्शन फॉर फार्मर वेराइटीज, जो फार्मर्स के द्वारा, अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई मार्केट में नई वेराइटी आती है तो किसान उस वेराइटी को ग्रो करवा सकता है, उसको आपका रीसेल कर सकता है और उसको मार्केट के अंदर बेच सकता है, लेकिन उसको दोबारा उसी टैग के साथ, उसी नाम के साथ या पैकेजिंग करके नहीं बेच सकता है। ओपन के अंदर उस प्रोडक्ट को एज ए बीज के तौर पर भी और एक प्रोडक्ट के तौर पर भी मार्केट में बेचा जा सकता है। तो यहां पर किसानों को आपका प्रोटेक्ट करने के लिए उनके द्वारा जो प्रोड्यूस की जाती है उनकी प्लांट प्रोटेक्शन वैरायटी एंड फार्मर राइट एक्ट 2001 के तहत इस चीज को एंश्योर किया जा रहा है कि किसान जो है वो आपका अगर कोई नई वैरायटी को प्रोड्यूस करते हैं या उनके द्वारा जो प्रीवियस वैरायटीज को यूज किया जा रहा है तो उसको लेकर किसी भी प्रकार से उनके ऊपर कोई रोकथाम ना लगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि पोटैटो की वैरायटीज को प्रोड्यूस करने के लिए गुजरात के अंदर जब किसानों को दिया गया तो कुछ किसानों ने उन वैरायटीज को या उन आलू को कंपनी को बेचने से मना कर दिया। जब उनको हाई प्राइस मिला तो उन्होंने बाहर भी उसको बेच दिया। तो कंपनी के द्वारा, खासकर ये जो लेज वगैरह आप लोग खाते हो, उनके द्वारा केस किया गया किसानों के ऊपर, लेकिन सरकार ने या ये कह सकते हो कोर्ट के द्वारा साफ हिदायतें दी गई कि नहीं, किसान अपनी मर्जी के अनुसार किसी भी फसल को या किसी भी बीज के द्वारा जो उत्पादित उत्पाद है उसको मार्केट में अपनी मर्जी के अनुसार बेच सकता है। उसके ऊपर किसी प्रकार का भी कोई आपका प्रबंधन नहीं लगाया जा सकता, उसके ऊपर कोई रुकावट नहीं लगाई जा सकती है। तो ये जरूरी भी होता है। तो यहां पर आपका 5241 फार्मर्स वेराइटीज रजिस्टर्ड विद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। इसके अलावा जिन किसानों ने अपनी मेहनत के बलबूते पे जो भी किसानों के द्वारा वैरायटीज को डेवलप किया गया उनको भी पहचान मिली है और उनको रिकॉग्निशन मिली है 45 प्लांट जीनोम सर्वे एंड कम्युनिटी अवार्ड्स के तहत, 65 फार्मर रिवार्ड के तहत एंड 88 फार्मर रिकॉग्निशन के तहत, ताकि उन वैरायटीज को पहचान मिले, लोग उनको ग्रो करवाएं और उनकी जो डिमांड है, क्योंकि अब देखो कोई भी किसान अगर इस प्रकार से काम करता है तो फर्दर आने वाले टाइम में यह चीज एंश्योर हो जाती है कि उनको देखकर बाकी किसान भी इसके ऊपर काम कर सकते हैं और बेहतर क्वालिटी के बीज को उपलब्ध करवाया जा सकता है। इसके अलावा एक समझौता भी भारतीय सरकार के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ किया है 7 जनवरी 2026 को, और इसके तहत यह कोशिश की जा रही है, इसका मेन उद्देश्य है कि नकली और घटिया जो बीज होते हैं या मिलावटी बीज होते हैं और उर्वरक होते हैं या कीटनाशक होते हैं उनकी रुकावट करने के लिए इसमें स्टैंडर्डाइज्ड
फेसलेस एंड फुली ट्रेसेबल आपकी जो लॉजिस्टिक प्रणाली है उसको लागू करने की कोशिश की जा रही है। इसमें क्या किया जाएगा सरकार के द्वारा, या ये कह सकते हो इस व्यवस्था के अंदर क्या सिस्टम रखा जा रहा है, एक तो सैंपल कलेक्शन जो है वो आपका सैंपल कलेक्शन से लेकर लैब तक आपका सुरक्षित यहां पर जो है परिवहन के माध्यम से पहुंचाया जाए। इसमें आपका कोई भी टेम्पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है सैंपल अगर ले लिया गया तो सैंपल लेने के बाद जो बीच में छेड़खानी करने से हो सकता है कि उस सैंपल की एक्चुअल वहां पर जो क्वालिटी पहुंचनी चाहिए थी वो ना पहुंचे। तो उससे यहां पर इंश्योर करने के लिए आपका टेम्पर प्रूफ व्यवस्था को, समयबद्ध डिलीवरी और एंड टू एंड डिजिटल ट्रैकिंग को इंश्योर किया जा रहा है। साथ में पूरी प्रक्रिया का डिजिटलाइजेशन है, यानी कि राज्य स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण का लक्ष्य तय करना, सैंपल संग्रहण और भेजना यानी कि सैंपल को कलेक्ट करना और वहां तक पहुंचाना, प्रयोगशाला का परीक्षण करना यानी कि टाइम टू उसको एनालाइज करना एंड टेस्ट रिपोर्ट जनरेट करना, और आवश्यकता होने पे अभियोजन यानी कि प्रोसिक्यूशन को आपका शुरू करना। इसके अलावा कानूनी कार्रवाई भी यहां पर इंश्योर की जा रही है कि सीड एक्ट, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर और इंसेक्ट एक्ट के तहत यहां पर अगर कोई पर्सन इसमें कल्प्रिट पाया जाता है, कोई मुजरिम पाया जाता है, कोई गलत कार्रवाई करता हुआ पाया जाता है, या मार्केट के अंदर आपका घटिया क्वालिटी का बीज, या ये कह सकते हो कि वहां पर किसी भी प्रकार का जो घटिया क्वालिटी का आपका केमिकल या आपका मिलावटी केमिकल या कोई भी किसी प्रकार का आपका पेस्टिसाइड मार्केट में बेचता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई सरकार के द्वारा की जा सकती है, जो कि अपने आप में एक अच्छा स्टेप है ताकि किसानों तक बेहतर क्वालिटी का बीज जो है वो उपलब्ध हो सके। तो अब हम जो बात कर रहे थे कि यहां पर सरकार के द्वारा इस चीज को इंश्योर किया जाएगा कि जो सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं उनको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के माध्यम से सही तरीके से वहां तक फाइनल तक पहुंचाया जाए और समय समय पर उसकी डिजिटल ट्रेसेबिलिटी भी की जाए। तो गवर्नमेंट ने यहां पर कोशिश की है कि मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटजीज के तहत यह कोशिश करना कि किसानों तक उच्चतम गुणवत्ता का और बेहतरीन क्वालिटी का जो उर्वरक और बीज है वो उपलब्ध हो सके और उसकी टाइमली अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके। इसके साथ में यह भी इंश्योर करना जरूरी है कि अफोर्डेबल प्राइस लाइक यूरिया एंड बीटी कॉटन सीड, यानी कि यहां पर सरकार के द्वारा इंश्योर किया जा रहा है कि यह जरूरी है कि यहां पर समय पर उपलब्ध तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ में उसका जो प्राइस है, उसका जो यहां पर मूल्य है वो भी सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाए ताकि किसानों को ज्यादा पेमेंट उसका ना करना पड़े। तो अगर आपकी किफायती कीमतें होंगी तो किसानों को यहां पर जो है उसकी लागत कम पे करनी पड़ेगी और उससे बेहतरीन रिटर्न भी किसानों के द्वारा निकाला जा सकता है। इसके अलावा टारगेट सब्सिडीज थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेशन अगेंस्ट द स्पूरियस सीड, यानी कि मिलावटी बीजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और साथ में ऑर्गेनिक और बायो फर्टिलाइजर्स को प्रमोट किया जाएगा एंड प्रोटेक्शन एंड इंसेंटिवाइजेशन ऑफ द ट्रेडिशनल वैरायटीज, जो आपकी पुरानी और ट्रेडिशनल वैरायटीज हैं उनको भी यहां पर आपका बचाया जाएगा, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा और उनको और ज्यादा पहचान दिलाई जाएगी ताकि आने वाले समय में जो हमारे पारंपरिक बीज हैं उनको संभाल कर रख सके और उनसे जो हमारे बीजों के अंदर हम फर्दर आने वाले समय में और बेहतरीन जो उसके वाइल्ड प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको आने वाले वैरायटीज के अंदर हम लोग डेवलप कर सके। तो ये जरूरी है कि आज के समय में एक बेहतरीन बीज और एक सही बीज और सही समय पर बीज और उर्वरक किसानों को उपलब्ध हो और उसको इंश्योर करने के लिए सरकार के द्वारा ये महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये पूरा सेशन आपको पसंद आया होगा और सरकार ने ये जानकारी अभी यहां पर ये कह सकते हो श्री रामनाथ ठाकुर जी जो कि डिपार्टमेंट ऑफ या मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, तो उन्होंने ये जानकारी अभी लोकसभा के अंदर दी थी रिटर्न के अंदर। तो आप लोग समझ सकते हो कि ये इंफॉर्मेशन बहुत क्यूरियस है आने वाले एग्जाम के लिए। अगर आप एक किसान हैं, आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप एक रिसर्च करता है तो सभी के लिए ये बहुत अच्छी जानकारी हो सकती है। और भी इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट कंटेंट और आपका एग्रीकल्चर करंट अफेयर सेशंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो इसको सब लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एक अच्छी जानकारी समय पर पहुंच पाए। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं।